हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन बेटा विद द समरी बुक। द स्टूडेंट्स जिनके पास समरी बुक नहीं है बेटा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय वेबसाइट www.icleague.com में डाउनलोड सेक्शन में इट इज अवेलेबल एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ फटाफट मिल जाए। सो बेटा अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। बुक 1 का जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, यहाँ पे यूट्यूब में पूरा रिवीजन यहाँ पे आपके यहाँ पे अवेलेबल है। बुक 1 जो हमने क्लास में पढ़ी थी बेटा, उसका पूरा रिवीजन यहाँ पे डाला हुआ है। बुक 2 का रिवीजन हमने स्टार्ट किया था और अभी हम पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पूरे पहले वाले सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए और यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब में सारे रिवीजन लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग व्हाट पेमेंट ऑफ टैक्स। छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने बड़े सारे क्लास में सॉल्व किए थे और बेटा इसमें हमने क्लास में जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तभी भी, देन चैप्टर नंबर 8 आईटीसी और चैप्टर नंबर 15 तीनों में भी हमने इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लिए हुए और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। 100% यहाँ पे मुझे फुल चांस लगता है स्पेशली इस बार इस पे क्वेश्चन पूछने, 100% क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये जो स्पेशली यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की बात है, इस पे क्वेश्चन आने के मेरे को पूरे चांस लगते हैं। सो इसमें आप प्लीज, यहाँ हम कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए थे वो आपको वहां पे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं, आपको भी करने हैं। नाउ अब हम बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेजर्स, लेजर्स, टाइप्स ऑफ लेजर। जीएसटी में बेटा 3 टाइप के लेजर, 3 टाइप के लेजर कौन मेंटेन करता है? यहाँ पे कॉमन पोर्टल मेंटेन करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है आपके बिहाफ में। गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट, गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट। 3 टाइप के लेजर्स है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये 3 टाइप के लेजर गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इधर अब इसका डेबिट क्रेडिट दो सोचना है अपने हिसाब से नहीं बेटा, किसके हिसाब से? गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट है, गवर्नमेंट की बुक्स में आपका अकाउंट है। तो सबसे पहले आपने जब भी कैश डिपॉजिट किया, आपने जब भी कैश डिपॉजिट किया तो क्रेडिट होगा उसमें, डेफिनेटली क्रेडिट होगा। आपकी बुक्स में कैश आता है तो डेबिट होता है। ठीक है, आपकी बुक्स में अगर कैश आता है तो डेबिट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बुक्स के हिसाब से देखना है, गवर्नमेंट की बुक्स के हिसाब से देखना है। तो गवर्नमेंट ने को आपने कैश दिया, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी भाई। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे आपका कैश आया है, गवर्नमेंट के पास रखा है, जिसको वो टैक्स के अगेंस्ट यूटिलाइज करेगी। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे पहले उसको क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट में डाल दिया। एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी वाया इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, फंड ट्रांसफर जो भी, और टीडीएस टीसीएस क्लेम भी बेटा ये बिल्कुल याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं आता है। टीडीएस टीसीएस का क्लेम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। क्रेडिट हो गया। आईटीसी, जो भी आईटीसी आपने यहाँ पे, जो भी आईटीसी आपने सेल्फ असेस किया है, सेल्फ असेस क्या? मैंने ये मोबाइल खरीदा, परचेज के बिल पे आईटीसी लग के आया, जीएसटी लग के आया, उसका क्रेडिट मैंने ले लिया, क्रेडिट मैंने ले लिया। तो बेटा मैंने तो रिटर्न में डाल देती हूँ मैं क्रेडिट। ये लेजर्स अपने आप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट, लायबिलिटी लेजर आपके रिटर्न्स के बेसिस पे और आपके पेमेंट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। ठीक है, अब मैंने पेमेंट यहाँ पे आईटीसी का क्रेडिट लिया, रिटर्न में आईटीसी अवेल्ड है मेरा। सो जो मेरा आईटीसी अवेल्ड है वो गवर्नमेंट के एंगल से गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। गवर्नमेंट के अकाउंट में यहाँ पे गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो क्रेडिट होगा। क्यों? जो आपने आईटीसी लिया, मतलब ये 50,000 का मोबाइल है, 5,000 इस पे जीएसटी लग के आया फॉर एग्जाम्पल, तो वो 5,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट के एंगल से तो लायबिलिटी है यार, आपने तो सप्लायर को 50,000 प्लस 5,000 55,000 पे कर दिया, उसने 5,000 रुपए आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया आपके नाम पे। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी है आपको आगे सेट ऑफ देने के लिए, तो वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस इन द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, क्रेडिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी 2 चीजें हो गई। इसके बाद बेटा, इसके बाद जो भी आपका अमाउंट पेबल है, जो भी आपका अमाउंट पेबल है डेबिट साइड में, हम पहले एक एक पार्ट समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर? आपकी जो भी लायबिलिटी है किससे रिलेटेड? एनी अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, टैक्स इंटरेस्ट पेबल ड्यू टू मिसमैच और एनी अदर ड्यूज, अमाउंट पेबल टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। आपकी जो भी लायबिलिटी आती है, जो भी, एनीथिंग, एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स पेमेंट, अमाउंट पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, कुछ भी आपको टैक्स पेबल है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो भी गवर्नमेंट को पे करना है आपकी लायबिलिटी है। गवर्नमेंट का तो रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास तो पैसा आने वाला है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेबिट कर दिया, रिसीवेबल गवर्नमेंट का तो एसेट है भाई।
आपका टैक्स है, आपकी लायबिलिटी है। आपकी बुक्स में माना क्रेडिट होगा, गवर्नमेंट की बुक्स में डेबिट होगा, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे रिसीवेबल क्रिएट हो गया, आपका टैक्स, आपका इंटरेस्ट, आपकी पेनल्टी गवर्नमेंट के लिए रिसीवेबल। सो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैश डिपॉजिट किया, आपने कैश डिपॉजिट किया, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा आपका। कितना अमाउंट जाएगा बेटा? आपने जैसे ही पेमेंट किया चालान से, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। आपने 5,000 रुपए का यहाँ पे बिल्स पे आईटीसी लिया, आपने रिटर्न में डाला, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी 6,000 रुपए की आई, आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी 6,000 रुपीज की आई, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। गवर्नमेंट का तो रिसीवेबल है, आपकी डेबिट हो जाएगी। अब आपका पेमेंट कैसे होगा और आपका रिटर्न कैसे फाइल होता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 5,000 रुपए क्रेडिट पड़ा है, जो आपने आईटीसी अवेल किया है। हाँ जी, 5,000 रुपीज क्या होगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। 5,000 रुपीज डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे 5,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विल बी डेबिटेड बाय 5,000 और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपीज। यहां से यहां आपने ट्रांसफर कर दिया, ये हो गई ट्रांसफर एंट्री, ये हो गई फर्स्ट ट्रांसफर एंट्री। सेकंड 1,000 जो आपने कैश डिपॉजिट किया था, इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ की एंट्री बता रही हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विल बी डेबिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 रुपीज। ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। सो आपकी 6,000 रुपए की लाइबिलिटी है, 1,000 कैश से आ गई, 5,000 यहां से आ गई, ये निल हो गया और रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये निल हो गया और रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब ये लाइबिलिटी अगर फॉर एग्जांपल बेटा 8,000 रुपए की होती, 8,000 रुपए की होती आपकी ये लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल, और अज्यूमिंग 1,000 रुपीज कैश में, 5,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट लेजर में, तो वो तो ट्रांसफर हो जाता। इसके बाद भी आपको 2,000 रुपए शॉर्ट पड़ रहा था, तो वो 2,000 रुपए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कहां से लेना पड़ेगा बेटा? कैश लेजर से लेना पड़ेगा। कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा, सेट ऑफ हो जाएगा, आपका पूरा पेमेंट क्लियर होगा, तभी आपका रिटर्न फाइल होगा, नहीं तो रिटर्न फाइल नहीं होगा, नहीं तो रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो कैश लेजर में आपको और 2,000 रुपए बेटा यहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे और वो 2,000 रुपए भी यहाँ पे फिर ट्रांसफर होंगे। उसके बाद ही आपका यहाँ पे ये निल होगा, तभी रिटर्न फाइल होगा, तभी रिटर्न फाइल होगा। सो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या क्रेडिट होता है? जो भी आपने डिपॉजिट्स किए या टीडीएस टीसीएस के जो आपके क्लेम आते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आते हैं, विच इज अ गुड थिंग। देन वो डेबिट किससे होगा? आप ट्रांसफर करोगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, जो भी कैश में पैसा पड़ा है वो वहां पे। देन आप नहीं करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। ये पूरे लेजर सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, आपको सिर्फ रिटर्न भरना है, पेमेंट करना है, सेट ऑफ का बटन दबाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, क्रेडिट क्या होगा आपका? आईटीसी जो आपने अवेल किया, आईटीसी जो आपने अवेल किया। डेबिट क्या होगा बेटा? जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर होगा वहां पे सेट ऑफ का। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा जो भी गवर्नमेंट को आपसे रिसीवेबल है टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। और क्रेडिट क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और यहाँ पे क्रेडिट लेजर का बैलेंस आएगा वो वहां से सेट ऑफ होगा और आपका रिटर्न फिर निल हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जब तक निल नहीं होगा आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। कैश में और क्रेडिट में तो ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ज्यादा पैसे हैं अगर आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी 5,000 रुपीज है और आपके पास 3,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट में पड़े हुए हैं, 5,000 रुपीज आपके यहाँ पे कैश में पड़े हुए हैं, तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे 3,000 का क्रेडिट से सेट ऑफ कर लिया, 2,000 का कैश से सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी 3,000 रुपए कैश के बचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कैश और क्रेडिट का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमने डिस्कस किए। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है वो किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? क्या आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। कैश का पैसा किसी में भी यूज कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं, बट माइनर हेड, मेजर हेड, रिस्पेक्टिव माइनर हेड, मेजर हेड में आपको पैसा उसी में डालना पड़ेगा जहां का आपको यूज करना है। क्रेडिट का पैसा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का पैसा सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए यूज हो सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट के लिए नहीं। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर अमाउंट के लिए नहीं यूज हो सकता है। माइनर हेड, मेजर हेड आपको अच्छे से याद होगा, मुझे लगता है, जहां तक के ये, चलो ठीक है, आगे आएगा, डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे क्रेडिट लेजर में क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्रेडिट लेजर में जो पैसा है वो सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया जा सकता है। इंटरेस्ट टैक्स, यहाँ पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट के पेमेंट के लिए जो क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पैसा नहीं यूज किया जा सकता है। अब बेटा ये जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसमें बहुत सारे नए सेक्शंस आए हैं और अमेंडमेंट्स हुए हैं।
उन सबका अमेंडमेंट्स हुए, जो रूल्स हो गए, सेक्शंस हो गए 49A-B, फिर रूल आया है, उन सबका समरी ये चार्ट है, उन सबका ये समरी चार्ट है। रिवीजन लेक्चर है, क्लास में हमने डिटेल में सेक्शन वाइज पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ हम चार्ट से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है इसका समरी एग्जाम में, क्योंकि इसका आना है प्रॉब्लम या एमसीक्यू, 99% प्रॉब्लम आना चाहिए। तो प्रॉब्लम में यहाँ पे अपने को क्या काम आने वाला है देखते हैं हम। तो जो सबसे पहले बेटा आईटीसी पड़ा हुआ है किसका, आईजीएसटी का। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, उसको किस में यूज करना है, सबसे पहले आईजीएसटी में, सबसे पहले आईजीएसटी में। उसके बाद जो भी बचा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, कोई भी ऑर्डर में, कोई भी प्रपोर्शन में, कोई भी ऑर्डर में, कोई भी प्रपोर्शन में। बेटा इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, जिन्होंने लास्ट पढ़ा होगा, पहले जब जीएसटी आया था तब ये प्रोविजंस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के एकदम अलग थे। अभी यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के प्रोविजंस चेंज हुए, रूल इंसर्ट हुए, 49A 49B इंसर्ट हुआ है, तो काफी सारे चेंजेस हैं। और सबके कंबाइंड रीडिंग में जो आउटपुट हमारा आता है वो क्या है, वो ये चार्ट है, जो कि सारी चीजें यहाँ पे टेक केयर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आईटीसी है आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है आईजीएसटी का, उसको सबसे पहले आपको यूज करना है आईजीएसटी के पेमेंट के लिए। फर्स्ट आपने यूज कर लिया आईजीएसटी के पेमेंट के लिए, जो बच गया उसको सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के भी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन में, आधा आधा यूज कर सकते हो, पूरा सी के लिए यूज कर सकते हो, पूरा एस के लिए भी यूज कर सकते हो, किसको, जो आईजीएसटी का क्रेडिट बच गया, तो यहाँ पे एग्जाम में जिसके लिए भी यूज कर रहे हो अजम्पशन डाल दो। अपन ने जो प्रॉब्लम किया था उसमें भी अपन ने ऐसे ही किया था कि भी सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया, अजम्पशन डाल दिया कि ऑल्टरनेटिवली इट कुड बी यूज फॉर एसजीएसटी ऑल्सो और प्रोपोर्शनेटली इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑल्सो। अजम्पशन लिखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला गोल क्या है गवर्नमेंट का, पहले आपका आईजीएसटी खत्म करवाना है हमको, सी और एस को छेड़ना ही नहीं है तब तक के, आफ्टर द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरीली। तो कंप्लीटली सीजीएसटी एसजीएसटी के क्रेडिट को छेड़ोगे ही तब, सबसे पहले आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसको खत्म करो, उसको आईजीएसटी की तरफ खत्म करो, सी में करो, एस में करो, जो भी करो आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करो। वो खत्म हो गया, उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद सीजीएसटी का क्रेडिट लिया, उसको सीजीएसटी के लिए यूज करो, फिर आईजीएसटी के लिए यूज करो। पहले सीजीएसटी के लिए यूज कर लिया, फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर कुछ बचती है बाय चांस तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी ज्यादा है क्रेडिट से तो डेफिनेटली बचेगी, तब यूज कर लो। देन एसजीएसटी के क्रेडिट को पहले एसजीएसटी के लिए यूज किया, फिर आईजीएसटी के लिए यूज किया, फिर आईजीएसटी के लिए यूज किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, यहाँ पे ये देखो ये दोनों की बात हो रही है, एसजीएसटी जहां मैं बोल रही हूँ, यूटीजीएसटी भी या एसजीएसटी भी। तो जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी का या यूटीजीएसटी का, उसको आप यूज कर सकते हो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली। ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, यहाँ पे शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली आफ्टर द आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज्ड फुल्ली। तो जब सीजीएसटी आपका पूरा खत्म हो जाएगा, सीजीएसटी पूरा खत्म हो जाएगा आईजीएसटी के लिए, यहाँ सीजीएसटी आपका पूरा खत्म हो गया, उसके बाद ही आप एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड द ओनली इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन इज व्हाट, सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर एसजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी यूज फॉर सीजीएसटी। एंड क्यों भैया, एक स्टेट की लेवी एक सेंटर की लेवी, वो दोनों एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते, तो सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। बस इतना ही है बेटा। सेक्शन 49 पढ़ लो, ए पढ़ लो, 49A पढ़ लो, 49B पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो, सब पढ़ लो, सबका इन शॉर्ट समरी है ये, और कुछ भी नहीं है, कितना भी पढ़ लो आप, और एग्जाम में यही काम आना है आपको, चार्ट, ठीक है। सो एक बार और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आईटीसी, मेरे को किसका उठाना है, आईजीएसटी का, उसको किसके लिए यूज करना है, आईजीएसटी के पेमेंट के लिए। उसके बाद सेकंड में उसको सी के लिए भी यूज कर सकती हूँ, एस के लिए भी यूज कर सकती हूँ, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में, जो भी करूंगी अजम्पशन में लिखूंगी। अब मेरे को देखना है क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का जीरो हो गया तो बढ़िया बात है, ठीक है, वो करना ही है आपको। नहीं हुआ तब तक कि सी और एस के क्रेडिट को छेड़ना ही नहीं है, वो जीरो हो गया। उसके बाद उठाओ सीजीएसटी को पहले यूज किया मैंने सीजीएसटी के लिए, बचा तो आईजीएसटी के लिए। एसजीएसटी लिया मैंने, एसजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज किया, बचा तो आईजीएसटी के लिए। एसजीएसटी को आईजीएसटी के लिए तभी यूज करना है जब सीजीएसटी का क्रेडिट खत्म हो गया है। आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एसजीएसटी शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली व्हेन सीजीएसटी हैज बीन एग्जॉस्टेड फुल्ली, एंड द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज सी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सी। आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स। बेटा जिसको कंफ्यूजन है, जो अपने प्रॉब्लम्स थे, वो एक बार वापस से देख लो।
ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने रिवीजन किया इसका। अब ये किसकी बात हो रही थी, ये जो यूटिलाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात हो रही है। क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी की बात की अपन ने, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की यूटिलाइजेशन की। अब कैश लेजर की बात करेंगे। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी यूज फॉर पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट, किसी भी यूज में कर सकते, किसी भी यूज में कर सकते, ठीक है। मेजर हेड्स कौन से बेटा, इसमें मेजर हेड्स कौन से, मेजर हेड्स होते हैं, किसको बोलते हैं मेजर हेड्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, ये होते हैं मेजर हेड्स। माइनर हेड्स कौन से होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर, ये सब होते हैं माइनर हेड्स, माइनर हेड्स। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज नॉट पॉसिबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो यहां पे मेजर हेड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात हो रही, पिछले पेज में जो चार्ट पड़ा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की यूटिलाइजेशन का है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का है आपको। अब हम देखो क्या बात करें। अब बेटा यहां पे मेजर हेड आईजीएसटी में पैसा पड़ा है, मेजर हेड आईजीएसटी में पैसा पड़ा है टैक्स में, टैक्स में जो पैसा पड़ा है मेजर हेड आईजीएसटी में, वो आप किसके लिए यूज कर सकते हो, आप वो सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हो। देखो यहां पे क्रॉस यूटिलाइजेशन फंड्स का मेजर और माइनर हेड्स के अक्रॉस यहां पे अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे आईजीएसटी के इंटरेस्ट में पैसा पड़ा है कैश में, कैश की बात हो रही है, कैश अकाउंट है, तो वो मैं आईजीएसटी के इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे सेस का टैक्स का पैसा बचा है, पड़ा है कैश अकाउंट में, ये मेरे कैश अकाउंट के कॉलम्स हैं, आप समझ लो, मेजर हेड्स, माइनर हेड्स। तो यहाँ पे सेस का पैसा टैक्स का पड़ा है, तो वो सेस का पैसा टैक्स का मैं सेस की पेनल्टी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सीजीएसटी का यहाँ पे टैक्स का पैसा बचा है, सीजीएसटी में टैक्स में मैंने 1000 रुपए पे करके रखे, सीजीएसटी में टैक्स में मैंने 1000 रुपए पे करके रखे, क्या मैं सीजीएसटी की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है 200 रुपए की, उसमें से पे कर सकती हूँ? नहीं। उसके लिए बेटा आपको सीजीएसटी के इंटरेस्ट में आपको 200 रुपए डालने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सो भाई जिसका उसका, यहाँ पे टीटीएमएम, तेरा तू मेरा मैं, कॉन्ट्री वाली बात है यहाँ पे। मेजर हेड माइनर हेड के बीच में क्रॉस यूटिलाइजेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। आईजीएसटी का टैक्स का पैसा आईजीएसटी के ही इंटरेस्ट में नहीं यूज कर सकते, तो क्रॉस यूटिलाइजेशन बिल्कुल अलाउड नहीं। आपको जिसमें चाहिए, आपको पेनल्टी पे करना है, पेनल्टी में पैसा डाल दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती गवर्नमेंट। वहां पे आपका जो चालान आता है उसमें ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं, जहां जितने पैसे चाहिए, यहाँ 200 रुपए चाहिए, यहाँ 100 रुपए चाहिए, जो चाहिए, जो पेमेंट करना है वहां कर दो, हो जाएगा यूटिलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट कैसे कर सकते हो बेटा, गवर्नमेंट बढ़िया ऑनलाइन हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बोला जैसे करना है करो, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, जैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन भी ओटीसी अलाउड है, बट 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही अलाउड है, 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड ही अलाउड है। उससे ज्यादा किसमें अलाउड है, वो 2-3 केसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, इन्वेस्टिगेशन, सर्च सर्वे, उन केसेस में अलाउड है, उससे ज्यादा अमाउंट भी, उसमें कोई लिमिट नहीं। बाकी जनरली हमको, आपको क्या लिमिट लगती है, एक टैक्स पीरियड मतलब हर महीने का समझ लो, आप 10,000 रुपए तक के का है तो आप ओटीसी कर सकते हो ओवर द काउंटर, अदरवाइज आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। नाउ सर्टेन लाइबिलिटीज ओनली टू बी डिस्चार्ज थ्रू कैश, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है वो काम नहीं आता। कौन सा, टीडीएस जो पे करना है या टीसीएस जो कलेक्ट करना है, यहाँ पे टीडीएस टीसीएस का पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही डिस्चार्ज होगा। आरसीएम का पेमेंट करना है आपको बेटा, आरसीएम का पेमेंट करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 3 लाख रुपए पड़े मेरे क्रेडिट में, पर मैंने लीगल सर्विसेज नहीं, मेरे को 1 लाख रुपए की 18,000 रुपए उस पर टैक्स पे करने को आ रहा है, वो मेरे को कैश में ही पे करना पड़ेगा। आफ्टर पेमेंट आई कैन टेक द क्रेडिट, नॉट एन इशू, but I have to make the payment in cash. I cannot use electronic credit ledger for that payment. कंपोजिशन लेवी वाले को ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अलाउड ही नहीं है, उसको आईटीसी। यहाँ पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट, इसके लिए हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का कुछ काम नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए काम आता है, आउटपुट टैक्स के लिए काम आता है, दैट टू विद ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन, जो भी ये नीचे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं इसके साथ में। नाउ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है छोटा सा चीज है, बट इसमें आपको, मैंने अपने क्लास में किया भी है, इसमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वैसे तो अपन ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जिस पे अपन ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं किया, बट इस पे एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम लिया था, मुझे याद है। अभी सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि आपने जो टैक्स पे किया यहाँ पे कैश लेजर में आपने टैक्स पैसा डाल के रखे,
उसको किस तरीके से डिस्चार्ज की जाएगी, किस तरीके से डिस्चार्ज की जाएगी। सो ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, फॉर एग्जांपल जनवरी, आज मार्च है, जनवरी का आपका कोई ड्यू पेंडिंग है तो सबसे पहले वो जनवरी के ड्यू के लिए जाएगी। टैक्स प्रीवियस टैक्स पीरियड के आपके टैक्स यहाँ पे ड्यूज पहले सेटल होंगे। देन ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड की बात आएगी, इस टैक्स पीरियड का, फॉर एग्जांपल मार्च है तो अभी का होगा पेमेंट। देन ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 74, आपको जो दूसरे ड्यूज आपके डिटरमाइन हो रहे हैं कि भाई डिमांड आ रही है आपकी 73 74 में, लेट पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, ये सब कुछ, तो वो सब कुछ उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट, उसके बाद 73 74 का आएगा। सो यहाँ पे सीक्वेंस क्या रहेगा आपका, सबसे पहले प्रीवियस पीरियड का, इस पे अपन ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया था, वो उसमें ऐसे ही था कि पहले उसका जनवरी का पेमेंट लिया, फिर मार्च का लिया हमने, और फिर उसके बाद में 73 74 नोटिस आई थी, उसमें उसका जो पेमेंट मांगा था वो उसके बाद थर्ड लेवल पे लेंगे अपन, थर्ड लेवल पे लेंगे। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने फॉर एग्जांपल बेटा लेट टैक्स पे किया, लेट टैक्स पे किया, ठीक है, रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, लेट टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट क्या पे करना है, 18%, वॉलेंट्री खुद ही पे कर देना है, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी, आपको खुद ही पे कर देना है। बट डिले इन पेमेंट के केस में तो ठीक है, बट आपने अनड्यू या एक्सेस क्या किया, क्लेम कर दिया आईटीसी का, अनड्यू या एक्सेस क्लेम कर लिया आईटीसी आपने, या अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कर ली, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट क्या लगेगा, 24% का, उस केस में इंटरेस्ट क्या लगेगा, 24% का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के दो रेट्स हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये जो हमारा 18% वाला इंटरेस्ट है, इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ठीक है। क्या बोला गवर्नमेंट ने, टैक्स लाइबिलिटी किस पे आपको टैक्स भरना है भाई, ठीक है, 18% भरना है, बट किस अमाउंट पे, ग्रॉस अमाउंट पे या आईटीसी माइनस करने के बाद नेट अमाउंट पे, जो कैश में डिस्चार्ज किया उस पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नेट टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश में करना है। किस केस में, यहाँ पे किस केस में, जब आपने रिटर्न अगर लेट फाइल किया है और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो आपने लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो वो किस पे डिस्चार्ज करना है, आपको इंटरेस्ट 18% ऑन नेट टैक्स लाइबिलिटी जो भी आप कैश में डिस्चार्ज करने वाले। बट फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया और पेमेंट आप लेट कर रहे हो, तो उस केस में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, उस केस में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये 51 का प्रोविजन है, इसका बेनिफिट आपको तभी मिलता है अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको किस पे करना है, नेट टैक्स लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश। व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल ग्रॉस लाइबिलिटी आपकी 70,000 है, आईटीसी आपने लिया फॉर एग्जांपल 35,000, तो 35,000 क्या कर रहे हो आप, कैश में कर रहे हो, इसको बोलते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी। इंटरेस्ट इस पे लगेगा 18%, कब, फॉर एग्जांपल आपने जुलाई का रिटर्न जाके सितंबर में फाइल किया, तो जितना भी डिले था उस पे आप 18% रिटर्न फाइल इंटरेस्ट पे करोगे रिटर्न फाइल करते टाइम, ठीक है, और उस पे आपको 35,000 पे करोगे। बट अगर फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया बट आपने लाइबिलिटी कम डिस्चार्ज करी, तो उस केस में ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे जब भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। इंटरेस्ट के दो रेट है, 18% इनकेस आपने लेट पे किया है अमाउंट, और अनड्यू या एक्सेस क्लेम किया आईटीसी का, या अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, देन द रेट इज 24%, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है बेटा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने बहुत थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, एक बार कर लेना, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, थैंक यू फॉर नाउ।